नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव आपके लिए हाजिर है। एक गाना है किशोर कुमार का, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातें कहीं बीत न जाए रहना। तो हम और आप सब मिलकर अपनी रात उन लोगों के लिए क्यों बर्बाद करें जिनको न बोलना आता है, न डॉक्टर की तरह परिभाषा देना आता है, न सब्जेक्ट का ज्ञान है, जो दूसरों के कानों से सुनते हैं, जो दूसरों की आंखों से देखते हैं, जो दूसरों के कहने पर अपने मुंह से बोलते हैं। तो अब उनकी बातों को यहीं छोड़ देते हैं। जिसको जो कहना है अनिल श्रीवास्तव के बारे में वो कहें। ये जितने बड़े बड़े विद्वान हैं ये खुद तो सामने आएंगे नहीं, लेकिन कुछ बंदरों को लगा देते हैं, कुछ भौंकने वालों को लगा देते हैं। मगर आप सब ने मुझसे ये अनुरोध किया है कि आप मस्त हाथी की तरह चलते रहिए, पीछे से भौंकने वाले कुत्ते भौंकते भौंकते वापस लौट जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप सब ने हमारा समर्थन किया और हमारा साथ दिया, और आगे भी आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी यूट्यूब चैनल की जो लाइव आज की जो रिपोर्ट है वो आप सब की देन है कि पिछले 5 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक की जो रिपोर्ट यूट्यूब की है वो आप हमारे स्टेटस को खोल के देख सकते हैं कि हमने 192.9% अपने सुनने वाले साथियों का, अपने चहेतों का प्रगति पाई है यूट्यूब के स्टेटस में। यानी आप सब ने 192.9% की ऊंचाई से छलांग लगा करके मुझे लाइक किया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सब इलेक्ट्रोहोपैथी के इस क्लास को, आप सब इसको पसंद करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2 बार मेरी फेसबुक की आईडी को हैक किया गया। लोगों जो मेरे प्रतिद्वंदी थे या जो लोग न चाहते थे या जो लोग आज पीछे से बैकिंग करते हैं, वही लोग पहले भी बैकिंग करते थे। मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता और आप लोगों की चाहत ने मुझे ज़्यादा लोकप्रिय किया। ये जितना मेरे पीछे भौंकते हैं खड़े होकर के, उतना ही आपका ये हाथी बना साथी मस्त चाल से चलता है और आप सब हमारे साथ अपना झंडा लेके आगे चलते हैं। और इसीलिए ये पूरे विश्व में, पूरे देश में जाता है। हमारे एक अनजान साथी जो शायद यूट्यूब पर आना तो पसंद करते हैं, लेकिन अब वो अपना स्टेटस देख लें, मेरा स्टेटस देख लें और मेरे चाहने वालों की संख्या देख लें। और दिन में उन्होंने एक वीडियो और डाला था जिसमें कह रहे थे कि आप दूसरों की किताबों की नकल करके अपनी किताब लिख लेते हैं। चलिए ये भी अच्छी बात है, कम से कम अगर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया तो अच्छी बात है कि मैं नकल ही करता हूँ। लेकिन नकल अगर मैं करता हूँ तब भी मेरी किताब लोगों के द्वारा पसंद की जा रही है और लोग डिमांड भी कर रहे हैं मुझसे, लगातार अपने वीडियो कॉल करके रोगी भी दिखा रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाया कि मैं होम्योपैथी की दवाओं पर इलेक्ट्रोहोपैथी का स्टिकर लगा के दवाओं की सप्लाई करता हूं। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि मैं मैप्को से डॉक्टर वी कुमार जी के यहाँ से या हिसार डॉक्टर भरद्वाज के यहाँ से मेरी जो दवाएं आती हैं, और मेरे इस पीछे छोटी सी डिस्पेंसरी पे जो दवाएं दिख रही हैं यही 2 कंपनियाँ हैं। तीसरी कंपनी की दवा मैंने यूज ही नहीं किया। नीचे प्रभाकर जी ने भी एक बार सैंपल दिया था, उनका भी रखा है, और अशोक सिंह EH बिहार वाले, उनका भी सैंपल रखा हुआ। मैंने उन शीशों को आज तक खोला ही नहीं। और दवाएं मैं बनाता नहीं हूँ, दवाएं तो मैं मंगा करके प्रैक्टिस करता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं रोगियों को दवा देता हूँ जो रोगी हमसे कंसल्ट करते हैं। अगर डॉक्टर हमसे दवा मांगता है तो मैं सीधे कंपनियों के नाम बता देता हूँ कि आप वहाँ दवा मंगा लीजिए। हंसी मुझे तब आती जब लोग ऐसे उटपटांग सवाल और ऐसे बातों का जवाब, जो सवाल के जवाब होने चाहिए उससे हट करके अनर्गल बात करने लगते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रोहोपैथी के इतिहास भूगोल से। लेकिन फिर भी वही ना कहा हमने, आपको शुरू में कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। हमारे तमाम विद्वान साथी अलग अलग तरीके के पुस्तकों में अलग अलग ब्यौरा देते हैं। कहते हैं जो है P1 बच्चों की दवा है, P2 जवानों की दवा है और P3 बुढ़ों की दवा है। ऐसा कुछ डिवाइडेशन नहीं है इलेक्ट्रोहोपैथी में। ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर लें। मैं बार बार कहता हूँ कि पहले जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने केवल कन्फ्यूजन क्रिएट किया है ताकि इलेक्ट्रोहोपैथी की गुड़ बातों को सामने वाला समझ ना पाए, वो उलझा रहे जीवन भर। और मैंने आपको इलेक्ट्रोहोपैथी को आसान और सरल बताया है जिससे आप इलेक्ट्रोहोपैथी के प्रैक्टिस में अपने आप को रमें।
इलेक्ट्रोहोमोपैथी के साथ आप जिएं, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के प्रचार प्रसार में आपका योगदान बने। मैंने ये मुहिम चलाया है। मेरा मुहिम ये नहीं कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी पर कुंडली मार के बैठ जाएं और केवल हम ही जाने, कोई दूसरा ना जाने। हमारे विद्वान एक साथी ने कहा कि स्ट्रोक क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में डॉक्टर श्रीवास्तव नहीं जानते। अरे भाई, हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथी में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई? एनर्जी तो एक जितने परमाणु हैं सब में होती है। ये कौन सी नई बात आप बता रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, स्ट्रोक देने से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमसे कहते हैं कपड़े आप धुलते हैं तो क्या सर्फ में जब कपड़े डालते जाते हैं उसमें एनर्जी नहीं होती? कुकर में आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो उसमें एनर्जी नहीं होती? तो सवाल यहाँ ये भी है कि आयुर्वेद वाले और एलोपैथ वाले जो डॉक्टर टैबलेट्स देते हैं या यूनानी वाले जो चूरन चटनी देते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कब कन्वर्ट होती है? कब जाके वो रोग पे अपना नियंत्रण करती है? अभी ये कहेंगे उनका फार्मूला अलग है। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी का फार्मूला स्ट्रोक देने का नहीं है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी का सवाल उन्होंने क्या, मैटी जी ने पहले क्या ग्लोब्यूल्स बनाया था या लिक्विड में दिया था? ग्लोब्यूल्स में ये इनका कहना है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्लोब्यूल्स के रूप में पोटेंशियल एनर्जी में रखते हैं, फिर जब उसको पानी में घोलते हैं फिर इसमें स्ट्रोक देते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है। जब गोली पानी में घुल गई तो उसके परमाणु पानी के परमाणु से जाके मिल गए और एच आयन में जाकर के उन्होंने अपना कंसंट्रेशन इन्वॉल्व किया और कोलाइड्स बना लिया। तो जब वो उसमें जिस हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया जब उसमें आरंभ हो गई, अब हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को समझाने में बड़ा लंबा समय लग जाएगा, एक दिन मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं। तो जब हाइड्रोलिसिस क्रिया संपन्न हो गई तो हम उसमें झटके दे करके या स्ट्रोक दे करके काइनेटिक एनर्जी को इंप्रूव करते हैं, और जब हम खा लेते हैं तो क्या हमारे मुंह पे जाते ही काइनेटिक एनर्जी तुरंत पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती होगी? तो अगर वो पोटेंशियल एनर्जी में चली गई या शांत हो गई हमारे जीभ पर जाकर के, तो फिर वो टारगेट सेल तक कैसे पहुंचती होगी? फिर उसमें कौन सी एनर्जी आती होगी? बड़े सवाल हैं स्ट्रोक के बारे में। सवाल केवल खाना गर्म करके बनाना कि खाना आप कच्चा क्यों नहीं खाते हैं? क्या जब इस पृथ्वी पर जीव बना था तो साइटेज एंजाइम्स के बारे में शायद हमारे साथी नहीं जानते होंगे जो इस तरह का सवाल हमसे कर रहे थे। हमारे शरीर में जो अपेंडिक्स होता है उसका क्या काम है हमारे साथी नहीं जानते होंगे। केवल अपेंडिसाइटिस का रोग जानते होंगे, सुन लिए होंगे किसी डॉक्टर से या किसी एलोपैथी की बुक में पढ़ लिए होंगे, तो उसके रोग के दवा इलेक्ट्रोहोमोपैथी के विद्वान बन के दवाइयाँ तमाम बता देंगे, चाहे रोगी एको न ठीक किए हों। न अपेंडिसाइटिस की पूरी परिभाषा जानते हो, न अपेंडिक्स का कोई फंक्शन जानते हो, न अपेंडिक्स में निकलने वाले साइटेज एंजाइम्स का काम जानते हो। इन्हें शायद पता ही ना हो कि हम केवल चावल दाल रोटी सब्जी ही पका खाते हैं, लेकिन सेब संतरा मौसमी अमरूद और विभिन्न प्रकार के गाजर मूली ये सब हम कच्चा ही खाते हैं, और हमारे शरीर में हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के ये भी पचते हैं। उनको पचाने के लिए उनकी एनर्जी को इन्वॉल्व करने के लिए कौन सी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का इंटरचेंज होता है? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन अब उन सवालों पर उलझ जाएंगे तो हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी के अपने साथी जो हमारे साथ लगे हुए हैं इनका बहुत नुकसान होता है। इस नाते मैंने अब ये सोच लिया कि भौंकने वाले भौंकें, मुझे उनके भौंकने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने धुन में हूँ। आप सब ने कहा कि आप मस्त हाथी की तरह चलिए, तो मैं मस्त हाथी की तरह इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस झंडे को लेकर के चल रहा हूँ। जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी गाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। जिसके कान थक जाए वो सुनना बंद कर दे, जिसकी आंखें थक जाए वो मेरे इस वीडियो को देखना बंद कर दे। लेकिन जो हमारे अनुयायी हैं, जो हमारे साथी हैं, जो श्रोता हैं, जो रात में जग करके हमारे इस क्लास का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए हाजिर रहूँगा। और मैं अपने श्रोताओं से भी अनुरोध करूँगा, अपने साथियों से भी अनुरोध करूँगा कि जो हमारे बारे में अनर्गल स्टेटमेंट्स अन्य वीडियो पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर आते हैं, आप उनको सुने, लेकिन उसके लिए परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ये सब ऐसे ही चलता रहता है। सोशल मीडिया है, वो अपनी भड़ास निकालते हैं, अपनी खुन्नट निकालते हैं, क्योंकि वो सामने पड़ेंगे तो बगल ही झाँकेंगे। इस नाते वो थोड़ा बहुत अपनी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए हमारे बारे में उटपटांग बोलते हैं, तो उनको बोलने दीजिए। अब उनका काम है बोलना, वो बोलें। आपका काम है आप सहनशीलता दिखाएं। जैसे आप हमको संबल देते हैं कि सर जी आप शांत रहें, ऐसे मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि उन लोगों के वीडियो पर कोई कमेंट्स मत करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं शुक्रवार को।